नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ निशा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति के बदलते समीकरणों की। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में दावा किया है कि 2024 में महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनना तय है। अमित शाह के इस बयान से महाराष्ट्र की सियासत में हलचल सी मच गई है। क्या बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति राज्य में फिर से सत्ता हासिल कर पाएगी? क्या देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार होंगे? और सबसे अहम सवाल, अगर यह गठबंधन सत्ता में आता है तो कॉमन सिविल कोड का मुद्दा क्या आकार लेगा? आज इन्हीं सवालों पर गहनता से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महाराष्ट्र से सीनियर जर्नलिस्ट मणिकांत सर। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार रोमा जी, नमस्कार। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, अमित शाह के बयान के बाद क्या महायुति का सत्ता में आना वाकई तय है या ये एक राजनीतिक रणनीति है? रोमा जी, सवाल ये है कि मैं आपसे पूछूं एक सवाल कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कोई एग्जाम दिया हो और पूछूंगी आप फेल होंगी या पास होंगी, तो आप यही तो कहोगे मैं पास हो जाऊंगी। तो यही सवाल अगर वो अपने लोगों से ये कह दें कि साहब हम सत्ता में नहीं आ रहे हैं तो इस मीटिंग करने का फायदा क्या है। तो जो भी किसी भी नेता से आप पूछ लीजिए जो चुनावी मैदान में, तो आप हरियाणा में भी जाके पूछ लीजिए किसी से कि आप ये चुनाव जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे हैं, तो इवन निर्दलीय प्रत्याशी कहेगा कि मैं कम से कम 1 लाख वोटों से चुनाव जीत रहा हूं। तो ये यही हालात जो है अमित शाह जी के हैं महाराष्ट्र के अंदर। वो अगर आके ये कह दें कि साहब हम चुनाव नहीं जीत रहे तो डिमोरलाइज हो जाएंगे कार्यकर्ता। उन्होंने साफ संकेत दिया कि हम जो है सरकार बनाने जा रहे हैं, और ये एक बिल्कुल परिपाटी भी है। हर राजनेता इसी तरीका जवाब देता है कि हम चुनाव जीतने जा रहे हैं, और 2/3 बहुमत से। एक लाइन और होती है उनकी कि वो कहते हैं कि 2/3 बहुमत से हम जीतने जा रहे हैं। तो मतलब 2/3 आप लगा लीजिए, 160-170 सीटें लगभग उनकी जो है विधानसभा में आने वाली हैं। और साफ तौर पे ये है कि वो ये बात सही कह रहे हैं। वो उस बात में एक बात सही दिखाई देती है कि उन 288 सीटों में से उनके साथ महायुति में 2 गठबंधन और हैं, एक शिवसेना एकनाथ शिंदे की और एक एनसीपी अजित पवार की। अगर अजित पवार, तो उसमें मुझे लगता है कि लॉइन शेयर, जो सबसे बड़ा शेयर सीट शेयरिंग में होगा, वो बीजेपी के पास रहने वाला है। अब बीजेपी का स्ट्राइक रेट उसमें से कितना रहने वाला है? 288 में मान लीजिए बीजेपी 150 या 160 सीटों पे लड़ती है, और निश्चित रूप से इतनी ही सीटों पे लड़ेगी। इससे कम या ज्यादा तो हो सकती है, इससे कम सीटें नहीं होंगी। वो कोशिश ये करेगी कि एकनाथ शिंदे जो छोटे रीजनल पार्टी, मतलब रीजनल पार्टी भी नहीं कहूंगा, मैं अजीत पवार को तो रीजनल पार्टी के रूप में देख सकता हूं, लेकिन एकनाथ शिंदे तो 2022 में जन्मे हैं। मतलब ये समझिए एक रीजनल पार्टी के रूप में, जब शिवसेना 2 फाड़ में हो जाती है, एक फाड़ जो है उद्धव गुट के साथ चला जाता है और एक मेजर पार्ट जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ आ जाता है। मतलब एक प्लेयर वो आज की तारीख में राजनीति में वो भी बन गए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि उनको एक मेजोरिटी ऑफ सीट्स उनको सीट शेयरिंग फॉर्मूले के अंदर दे। कोशिश ये करेगी कम से कम उनको सीटें दी जाए। ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव में लड़े, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक नेशनल पार्टी है, उसका बनता भी है, नेशनल पार्टी भी है। और उसका पूरे राज्य में, चाहे वो नासिक ईस्टर्न पार्ट में हो, चाहे वेस्टर्न में जो है मुंबई हो, वहां से लेके पूरे महाराष्ट्र के अंदर कहीं ना कहीं उसका फैलाव है, उसका कहीं ना कहीं वोट बैंक मौजूद है। वो अलग बात है कि कौन सी सीट वो जीतेंगे या कौन सी सीट हारेंगे, वो चुनाव के समय मालूम पड़ेगा। लेकिन अगर वो आके ये निश्चित रूप से अमित शाह ये बात कहते हैं कि महायुति सरकार बनाने जाती है, तो निश्चित रूप से अपने सारे कार्यकर्ताओं को वो पंप करके गए हैं, उनमें एक मोरल बूस्टिंग करके गए हैं कि आप निश्चिंत रहिए, लोकसभा के जो रिजल्ट आए हैं उनकी तरफ मत देखिए, पूरी ताकत से आप चुनाव में जुट जाइए और पूरी ताकत से चुनाव लड़िए, और फिर दोबारा महायुति की सरकार बनेगी। और ये बात भी उन्होंने सही कही है कि अगर महाराष्ट्र के अंदर अगर मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी आती है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। तो कई राज्यों में उन्होंने लागू किया है। उसका एक उदाहरण साफ तौर पे जो उत्तराखंड का भी है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड की पूरी एक प्रस्तावना रखी गई, उसके ऊपर एक कमेटी बनी, उसके ऊपर एक चर्चा की गई, उसके बाद उसे विधानसभा में लाया गया, पास कराने के बाद बिल राष्ट्रपति के पास भेजा गया। तो जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां वहां उनका जो मैनिफेस्टो था भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने साफ तौर पर कहा जहां जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार है वहां वहां हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ये सब कहने की स्थिति में है लोकसभा चुनावों के बाद? जो पार्टी पिछले 2019 के लोकसभा के अंदर जब चुनाव होते हैं और उसमें
23 सीटें जीत के आती है, मतलब मेजोरिटी ऑफ सीट्स उसके पास थी, लगभग 50% सीट्स उसके पास थी। और उसके साथ जो गठबंधन था, शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे का शिवसेना गठबंधन था, उसके साथ जो गठबंधन था वो लगभग 40 सीटें, लगभग उनके पास 40 सीटें थी, और बाकी जितनी भी राजनीतिक दल थे महाराष्ट्र के अंदर वो सिर्फ जो है 7 या 8 सीट पर सिमट गए थे। क्या आज की तारीख में वो ये सब कहने की स्थिति में है, जब भारतीय जनता पार्टी खुद 8 सीटों पर उतर आई है? एकनाथ शिंदे केवल 5 सीट लेकर आ पाए, 5 या 6 सीट लेकर आ पाए, और कुल मिलाकर विपक्ष की यूं कीजिए कि 17 सीट थी टोटल, और इंडिया गठबंधन की 17 सीट थी, वो 30 सीट थी, और एक अन्य को सीट मिली है। तो ये सारी चीजें इस समय कहना मुझे लगता है एक मोरल बूस्टिंग है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और देना भी चाहिए। चुनाव बिल्कुल नजदीक है, 10 तारीख तक आसपास बिल्कुल चुनाव जो है डिक्लेयर हो सकते हैं, और इलेक्शन कमीशन ने कहा भी है कि 26 नवंबर से पहले, चूंकि कार्यकाल खत्म हो रहा है, 26 नवंबर से पहले उन्हें चुनाव कराने हैं, तो उससे पहले राज्य में सरकार बननी चाहिए। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो सीट शेयरिंग और सारी चीजें पे इस बात पर निर्भर करता है। जी चलिए, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि महाराष्ट्र की जनता महायुति सरकार के पिछले कार्यकाल को कैसे देखती है? क्या वर्तमान सरकार से उनकी अपेक्षाएं पूरी हुई हैं? देखिए, इस सवाल में अगर थोड़ा सा संशोधन करें तो ये कह सकते हैं कि पिछले सरकार से आप क्या देखते हैं? पिछले बार तो सरकार ही नहीं थी भाई। 2000 जब सरकार बनी उसके कुछ समय बाद ही सरकार गिर गई, बीजेपी अपने रास्ते चली गई, शिवसेना अपने रास्ते चली गई, और पता लगा कि शिवसेना ही नहीं रही, शिवसेना 2 भागों में बट गई। तो या यूं कहिए कि 2022 के बाद जो नई सरकार का गठन हुआ, जिसमें बीजेपी ने एक मेजर रोल प्ले किया, तो उसके साथ अभी क्या स्थिति दिखाई दे रही है? मुझे लगता है कि बीजेपी ने जो समझौता किया उससे कहीं ना कहीं बीजेपी नुकसान में हो। लोग और राजनीतिक पंडित भी इसी बात की बात कर रहे थे, और लगातार हम भी यही बात कह रहे थे कि बीजेपी ने जो राज्य के अंदर जो एक कोalition किया एकनाथ शिंदे के साथ, वो कहीं ना कहीं उसे उलट पड़ गया। बीजेपी के आसपास ही उन्होंने लोकसभा सीटें चुनाव दी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को पावरफुल कर लिया। बीजेपी के एट दी, इंग्लिश में कहा जाता है, एट द बिहेस्ट ऑफ समबडी एल्स वोट बैंक, तो किसी और के वोट बैंक के बिहेस्ट पे एकनाथ शिंदे ने अपने आप को मजबूत कर लिया कि बीजेपी के वोट बैंक पे, और 5 से 6 सीटें ले आए। जबकि अजीत पवार ऐसा नहीं कर पाए, वो हमेशा एक क्वाड्री में रहे कि मैं चाचा के पास जाऊं या अकेला चुनावी मैदान में उतरूं। और उन्होंने कोशिश भी की अपने चाचा के पास जाने के लिए, अपनी पत्नी को भी उन्होंने चुनाव लड़ाया सुप्रिया सुले के खिलाफ बारामती से, वो चुनाव हार गए, क्योंकि लोगों के जो सेंटीमेंट्स थे कहीं ना कहीं वो उद्धव ठाकरे की प्रति सेंटीमेंट्स दिखाई दिए, कहीं ना कहीं वो सेंटीमेंट्स जो है शरद पवार की तरफ दिखाई दिए। दोनों की तरफ सेंटीमेंट्स, चाहे अजीत पवार हो चाहे एकनाथ शिंदे, इतने नहीं दिखाई दिए। हालांकि एक विचित्र चीज जो निकल के आई, वो ये निकल के आई सिलेक्शन के अंदर, वो एनालिसिस करने वाली भी है, कि जैसे कहा जा रहा था ना कि शिवसेना को कहीं ना कहीं जो है एक सहानुभूति वोट मिलेगा। वो सहानुभूति वोट उन्हें मिला तो सही, लेकिन उस तादाद में नहीं मिला जितनी तादाद में उन्हें मिलना चाहिए था। उस वोट बैंक का कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा हो गया। आप अगर ध्यान से देखेंगे, महाराष्ट्र की राजनीति बड़ी विचित्र प्रकार की मुझे दिखाई दे रही है। बिल्कुल महाभारत है, नाम भी एक से हैं। एक तरफ कौरव खड़े हैं, एक तरफ पांडव खड़े हैं, एक तरफ महायुति खड़ी है तो एक तरफ महाविकास अघाड़ी खड़ी हुई है। अब तय करने की कोशिश ये की जा रही है काफी देर से कि भाई कौरव कौन है और पांडव कौन है, और बार बार दोनों तरफ से ताल ठोक रहे हैं कि भाई हम कौरव हैं और ये पांडव है, हम पांडव हैं वो कौरव है। इस तरह से बार बार करने की वहां कोशिश की जा रही है। हो ये रहा है कि इस गेम प्लान में मुझे कांग्रेस का गेम प्लान बिल्कुल सूटेबल दिखाई दे रहा है। आप पूरे चुनाव में जितनी भी महाराष्ट्र की राजनीति हो रही है, उसमें कहीं भी कांग्रेस जो है ना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, ना कोई बढ़ चढ़ के बोल रही है। वो मुझे लगता है कि एक बिग ब्रदर प्लेयर की तरह जो है चीजों को देख रही है, वॉच कर रही है। और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस शायद इस विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनावों की तरह कोई बहुत बड़ा सीट शेयरिंग फॉर्मूले में जो है अपने पार्टिसिपेशन करेगी। वो ये चाहेगी कि चूंकि हमारी लोकसभा में 12 सीटें हैं तो हमारा ज्यादा शेयर बनता है, अपने आप ही दे दीजिए, हमें झगड़ा नहीं करना। और अगर आपको लगता है कि इस सीट पे, मान लीजिए फर्ज करिए रामटेक की सीट है, रामटेक की सीट से कांग्रेस जीत के आई है, मान लीजिए रामटेक की सीट में से का कोई जो विधानसभा है उसके अंदर उस पर अगर शिवसेना का कैंडिडेट जीतने वाला, तो आप ले लीजिए, हमें कोई दूसरी दे दीजिए। मुझे नहीं लगता कांग्रेस जो कोई बहुत बड़ा करना, और ये शायद यही कांग्रेस की रणनीति है इस चुनाव के अंदर।
कांग्रेस के साथ जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, चाहे वो नाना पटोले हैं, बाला साहब थोड़ा है, वो सब शांत बैठे हुए हैं। दे आर वॉचिंग, वो बाहर से बैठ के तमाशा देख रहे हैं। बहुत अच्छा शेर मुझे याद आ गया, वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। और मुफीद बैठता है मुझे कांग्रेस की हालत के ऊपर। हकीकत ये है, हकीकत ये है, सितारा गर्दिश में चल रहा है। हकीकत यह है, सितारा गर्दिश में चल रहा है, गुजारी जा रही है, बस गुजारा चल रहा है। और मैं काफी देर से ये तय करने की कोशिश कर रहा हूं कि कश्ती चल रही है या किनारा चल रहा है। तो कांग्रेस जो है उसी हालत में है कि वो कश्ती चल रही है, किनारा चल रहा है, वो देख रही है आराम से। लेकिन मुझे लगता है कि इस चुनाव में आज भी थोड़ा सा मुझे लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के अंदर थोड़ा सा जो है कह सकते हैं एक मोमेंटम दिखाई दिया है। एक उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ने की कोशिश की है अपने साथ। और थोड़ी सी मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी पोजीशन को थोड़ा सा सुधार किया है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप मेरे से पूछें तो मुझे आज भी जो है कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी जो है काफी आगे दिखाई दे रही है। और इसी बीच में जो है अभी एक दिन पहले की बात है, शायद कहीं उद्धव ठाकरे ने एक बयान भी दे दिया है। और वो बयान मुझे लगता है उसकी बयान बहुत काफी बड़ा बयान उन्होंने दे दिया है। हाल ही में एक दो दिन पहले ही शायद अमित शाह की होम मिनिस्टर की मुलाकात हुई है नागपुर में आरएसएस प्रमुख से, और बंद कमरे में हुई है, बंद कमरे में मुलाकात हुई है। अभी तक ये कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, केवल पीछे से जो है आरएसएस सपोर्ट करती है। तो उद्धव ठाकरे ने जो बयान दिया उसमें साफ संकेत इस बात के दिए हैं कि जो बची कुची पार्टी भी है उसे भी शायद तोड़ा जा सकता है। उन्होंने साफ तौर पर संकेत दे दिया कि जो शिवसेना के पास, उद्धव गुट के पास जो लोग हैं उनको भी तोड़ने की कोशिश आरएसएस कर सकता है। तो साफ साफ जिस तरह से अरविंद केजरीवाल आरएसएस को लपेट रहे हैं, अरविंद केजरीवाल अपने भाषणों में आरएसएस को लपेट रहे हैं, वो सीधे सवाल मोहन भागवत से करते हैं। अब उद्धव ठाकरे ने भी वही परिपाटी ले ली, उन्होंने भी आरएसएस को घेरना शुरू कर दिया है। तो यूं कर सकते हैं कि सबको मालूम है क्या होने वाला है और किस तरह से चीजों को चला रहे हैं। लेकिन क्या नैरेटिव सेट होता है इस चुनाव में, उसकी शुरुआत मुझे लगता है उद्धव ठाकरे ने कर दी है। आरएसएस के ऊपर एक बम फोड़ दिया है उन्होंने। जी सर, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि अगर महायुति की सरकार बनती है तो क्या देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद के सबसे मजबूत उम्मीदवार होंगे या फिर कोई और चेहरा चर्चा में है, वो बताएं आप। रुमा, ये तो देखिए मुझे लगता है कि इस देश में कुछ लोगों ने प्रयास किया कि एक सेफोलॉजी शुरू की जाए और उन्होंने एक आंकड़े देने शुरू कर दिए। और आप याद करिएगा कि शायद जिस समय लोकसभा के रिजल्ट आ रहे थे, देश भर के जितने भी सेफोलॉजिस्ट से बड़ी बड़ी एजेंसियों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा दी थी और प्रचंड बहुमत से बनवाई थी। और 400 के आंकड़े के पार बनवाई थी, सबको याद है, पूरे देश को मालूम है। और उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे कितनी सीट्स आती हैं ये भी आपको मालूम है। तो अगर आप मेरे से यही सवाल सेफोलॉजी की तरह कर रही हैं कि अगर महायुति की सरकार बन जाए, मैं क्यों मान लूं क्यों बन जाए, जब चुनाव होगा, जब वोट पड़ेंगे, सारी चीजें होंगी, तब मैं आपसे ये सवाल आप मेरे से कर सकती हैं कि आज वोट पड़ गए हैं, अब बताइए आपका आकलन क्या है। क्या आज की तारीख में महायुति की सरकार बन रही है? तो मैं कहूंगा हो सकता है, मेरे आंकड़े के हिसाब से बन रही है। आप पूछेंगे महाविकास की आघाड़ी की सरकार बन रही है, तो मैंने कहा हो सकता है। तो आप ये बताइए कि अब इसमें से कौन कौन जो है मुख्यमंत्री बन सकता है, तब तो मैं कहने की स्थिति में हूंगा कि देवेंद्र फडणवीस बन सकते हैं। लेकिन जो अभी चीज घटना घटी ही नहीं, जिसकी घटना घटने की तैयारी हो रही है, उसके बाद बारे में कमेंट करना। लेकिन ये बात सही है कि देवेंद्र फडणवीस जो है एक बड़ा मुफीद चेहरा है, जो वहां की राजनीति है, महाराष्ट्र की राजनीति है। और मुझे लगता है कि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी रेट जो है, जो लोग कार्यकर्ताओं में जो एक्सेप्टेबिलिटी है और जो उनकी कार्यकर्ताओं से मिलने की शैली और तत्परता है, वो साफ तौर पे उनको एक लोकप्रिय लीडर बनाता है। और विधायकों के अंदर उनकी अच्छी पकड़ है। तो मुझे लगता है कि जो विधायक दल की बीजेपी, अगर ऐसा होता है, जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप लगा रही हैं, अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है देवेंद्र फडणवीस एक चेहरा होंगे। लेकिन आप इस बात को भी ना नकारिएगा, इस बात को भी नहीं नकारिएगा, मेरी बात को याद रखिएगा। अभी कुछ दिन पहले नितिन गडकरी ने एक कहीं बोल भी दिया है, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया है कि उन्हें मौका दिया जाए, उनसे मौका दिया गया था उन्हें कि क्या आप जो है, उनसे पूछा गया था कि आप, विपक्ष ने उनसे पूछा था कि क्या आप जो है भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे, तब उन्होंने ऑफर ठुकरा दिया था। आप याद रखिएगा, महाराष्ट्र के अंदर एक दो बड़े चेहरे हैं, जिसका नाम है देवेंद्र फडणवीस और दूसरा बड़ा चेहरा है नितिन गडकरी, जिनकी क्लोजनेस आरएसएस नागपुर से कितनी है, हर कोई उस चीज से वाकिफ है और हर कोई उस बारे में जानता है। अगर कहीं और उन्होंने अपनी जो अपनी पोजीशन है
सेंटर के अंदर उसे प्रूव करके दिखाया है। पूरी मोदी सरकार एक तरफ और नितिन गडकरी का दफ्तर एक तरफ, तो वो पूरा अलग से काम करते हैं। उन्होंने अपना नाम अलग से बनाया है कि देश में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम लिया जाए तो लोग कह सकते हैं खड़े होकर कि साहब जो है पूरे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर नितिन गडकरी ने खड़ा कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, खासियत उनकी ये है कि उनकी विपक्ष के नेताओं में पकड़ बहुत अच्छी है। उनका संवाद जो है विपक्षी, चाहे वो राहुल गांधी से उनकी बातचीत का दौर हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी बातचीत का दौर हो, उनका संवाद का जो डोर है वो सबके लिए खुला है, इसलिए उनकी हर जगह एक्सेप्टेबिलिटी है। तो ये कहना कि भविष्य के गर्भ में देवेंद्र फडणवीस बन जाएंगे, तो मुझे लगता है आज की तारीख में कि नितिन गडकरी बन जाएंगे, तो ये तो चुनावों के बाद तय होगा क्या होगा। लेकिन संदेश साफ तौर पर अमित शाह यही देके गए हैं कि आप तैयार रहिए, चुनाव सर पे है, डिक्लेयर होने वाला है किसी भी वक्त, कमर कस लीजिए, जो लोकसभा में हुआ था उसे भूल जाइए, नए सिरे से तैयारी कीजिए और मजबूती से मैदान में आइए। हम ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। जी चलिए, बहुत अच्छी बात है, चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति पर बहुत गहनता से चर्चा करने के लिए आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।